स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का आगे फर्स्ट चैप्टर जो हम कल कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन संभावना। इसमें जो संभावना शब्द जुड़ा हुआ है, पॉसिबिलिटी शब्द जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर को, मेरा ये मानना है, इस चैप्टर को ही नहीं पूरी इकोनॉमिक्स को, आप लोगों के लिए पूरी इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत ही इजी हो जाती है अगर आप उनके सारी चीज़ों के अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल दूँ उसमें आप अपने आप को फिट करो। अगर मैं फार्मर बोलता हूँ, आप अपने आप को फार्मर, किसान मानो, एंटरप्रेन्योर मानो, या फिर क्या नाम है, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंज्यूमर यानी कि डिमांड, उसके अंदर आप अपना कंज्यूमर मान सकते हैं। मार्केट के अंदर आप अपने आप को फर्म मान सकते हैं। उसके बाद आगे चल के आता है हमारे पास सेलर, सप्लायर, तो उसके अंदर आप सप्लायर मान सकते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है। जब तक आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक ये विश्वास बनाए रखना, तब तक ये ध्यान में रखना, आप लोगों को ये चीज बहुत टफ लगेगी। वाइल दूसरी तरफ अगर आप लोगों ने ये दिमाग में तय कर लिया, ये फिट कर लिया कि मुझे इस चीज को समझना है, समझने के साथ साथ मुझे अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है, तो गारंटीड ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो भी चीज पढ़ें थोड़ा ध्यान से और अपने ऊपर लेकर प्रैक्टिकली वे में समझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्योर न्यूमेरिकल और प्योर थ्योरिकल के बीच का सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी नहीं है कि आपको पुरानी कहानी किससे पढ़ने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई इसके अंदर ना ही हम लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई चीज याद करनी पड़े। इसके अंदर टेक्निकल चीजें देखने को मिलती हैं जो प्रैक्टिकल मार्केट से जुड़ी हुई है, रियलिटी से जुड़ी हुई है, जो हम कहीं ना कहीं खुद भी करते हैं और हमारे लोगों को, हमारे जानकार को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे नेबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को करते हुए देखते हैं। देश करता है ये सारी चीजें, यानी ये रियलिटी से जुड़ी हुई चीज है इकोनॉमिक्स। तो इस चीज पर ध्यान दें, ठीक है। दूसरी बात, अब हम इस टॉपिक की बात कर रहे थे उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने वाला था। एग्जांपल में मैं सबसे पहले स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी स्टूडेंट हैं तो उसका एग्जांपल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मानिए कि सभी लोगों के दिमाग में रहता है, आप लोगों ने 10th की एग्जाम भी दी है, 11th की अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम नहीं दिए, कांग्रेचुलेशंस, पास हो गए आप लोग। तो 11th की आपने एग्जाम नहीं दी, 10th की एग्जाम दी है, प्रीवियसली आपने काफी सारे एग्जाम्स दी हैं। तो उन सारी एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं सभी बच्चों के, मेरा ये मानना है, सभी बच्चों के दिमाग में एक ना एक बार तो ये ख्याल आया होगा, जो उसने खुद से बोला होगा, किसी और से बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसने खुद से बोला होगा कि क्या मैं इतनी परसेंट या फिर इतनी परसेंट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा मैं इस साल 70% बना लूंगा, इस साल में 90% बना लूंगा, इस साल में 50% बना लूंगा। जो भी परसेंट डिसाइड करिए, इंसान खुद से एक बार कर ही लेता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते। मेरे साथ अच्छी स्टडी हो रही है, पेरेंट्स अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज मेरे को मिल रही है, तो इतना सब होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी परसेंट मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम ये सब सोचते हैं, रियलिटी में होता नहीं है। हम अपनी प्लानिंग करके तैयार रखते कि मैं 80% अचीव करूंगा या करूंगी, तो 80% अचीव करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है। एक ना एक बार, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो या फिर टॉपर स्टूडेंट हो, दोनों कैटेगरी हो सकती है, उसके दिमाग में 100% ये बात आती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आती है। एंटरप्रेन्योर भी, उद्योगपति भी सोचता है, भाई मेरे पास इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतने सारे रॉ मटेरियल है, इतने सारे मजदूर मेरे पास काम करते हैं, इतना अच्छा मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सारी चीजें मेरे पास है, तो क्यों ना मैं अच्छा करूं। अच्छा करने का मतलब है मैं कितना अच्छा प्रोडक्शन कर सकता हूं, ये बात भी उसके दिमाग में रहती है। उसी तरह किसान है,
किसान सोचकर रखता है कि भाई मेरे पास इतना सारा इतना बड़ा खेत है, मजदूर है, पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 ट्रैक्टर हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, सिंचाई के संसाधन मेरे पास है, तो इरिगेशन के ये सारी चीजें होने के बाद में कितना गेहूं या फिर कितनी फसल कर सकता हूं, तो ये सारी प्लानिंग इंसान करके रखता है। ये ह्यूमन नेचर होता है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, रियलिटी बाद में आती है, लेकिन एक एस्टिमेट वो स्टार्टिंग से लेकर चलता है, अंदाजा वो स्टार्टिंग से लेकर चलता है वाइस पर्सन कि मैं कैसे कर पाऊंगा। उसी अंदाजे पर बेस्ड ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, तो हम समझेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन संभावना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, उत्पादन संभावना सेट के बारे में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, अभी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इस मान्यता पर विशेष ध्यान देना है। इसको कहते हैं सेटेरिस पारिवस। यहाँ पर भी, इस पर भी अप्लाई होगी ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। इसका बेस आधार ही यही है, सेटेरिस पारिवस, यानी कि हिंदी में भी इसको सेटेरिस पारिवस ही बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन सेम, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप किसी एक फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, किसी एक चीज में चेंज कर रहे हैं, तो आपको बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ ऑफ डिमांड होता है हमारे सामने, पढ़ेंगे हम आगे। वो डिमांड ये हमारे सामने आता है भाई कि अगर कोई चीज महंगी हो गई, यानी कि उसकी कीमत बढ़ गई, कोई चीज महंगी हो गई, तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं। ये एक नियम है, लेकिन ये नियम कब अप्लाई होता है? सेटेरिस पारिवस के साथ, यानी कि अन्य बातें समान रहने के साथ ही ये नियम लागू होता है। जैसे कि हमारा आय का स्तर भी वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, हमारी पसंद भी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो चीज 10 रुपए से 20 रुपए की हो जाए, लेकिन आपको पसंद हुई है, तो आप उसकी डिमांड क्यों घटाओगे? आप तो उस महंगी होने के बावजूद उसे खरीदोगे, यानी कि डिमांड नहीं घटी। लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही चीज में चेंज करना है, यानी कि प्राइस में ही चेंज करना है, कीमत में ही चेंज करना है, सेटेरिस पारिवस, अन्य बातें समान रहे। तो ये फैक्टर हमें पूरी माइक्रो में देखने को मिलेगा, पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो कि यहाँ पर भी है। तो उत्पादन संभावना सेट की डेफिनेशन मैं आपके सामने बोलता हूं। उत्पादन संभावना सेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है। वापस, यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। संभावना, पॉसिबिलिटी, किया जा सकता है। रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, किया जा सकता है। फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो जाएगा, तो ये सब होता है। यानी कि इंग्लिश में बात करूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which an economy can produce by using their limited resources and technology। अपनी limited resources and technology का यूज करते हुए जिन चीजों का, जिन दो प्रोडक्शन फैक्टर का वो प्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता हो, उसे हम उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। Production possibility set shows all combinations of two goods which an economy can produce by using their limited resources and technology। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। उत्पादन संभावना वक्र, इट इज ए कर्व which shows all combinations of two goods which an economy can produce
by using their limited resources and technology। यह वह वक्र है, कोई डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, वहां दो वस्तुओं का संयोग था, यहाँ वक्र बन गया है। यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब चलिए हम आगे बात बढ़ाते हैं। एक तालिका के माध्यम से इस कॉम्बिनेशन को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये तालिका थोड़ी सी डिफरेंट है, समझिए। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। दूसरा है वस्तु ए, तीसरे में है वस्तु बी। पॉसिबिलिटीज गुड्स ए एंड गुड्स बी, और अलग अलग ए बी सी डी ई करके आपके सामने अलग अलग पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको इन सब के बारे में देखो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कंडीशन ध्यान रखेंगे, सेटेलिस पारिबस, अन्य बातें समान रहे। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि खेती करने वाला किसान है, अपने खेत के अंदर कुछ उत्पादन वह करना चाहता है, तो उसने क्या करा, पहली साल उत्पादन करा कि गेहूं उत्पादित कर ले, 10 क्वांटिटी में उसने उत्पादन कर लिया, और राइस जो है, चावल जो है, दूसरी वस्तु जो है उसने उत्पादित करी ही नहीं। पहली साल गुजर गई। अब क्योंकि अन्य बातें समान रहने वाली बात है, लगभग 3-4 महीने का पीरियड रहता है उत्पादन का, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का, और उस पीरियड के बाद रिमेनिंग जो 8 से 9 महीने इस किसान ने क्या किया, अपने खेत को पूरी तरीके से छोड़ दिया। कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है खेत से, जो हो रहा है जैसा हो रहा है पड़े रहने दो। चलिए अगले साल फिर गया, अगले साल उसके दिमाग में आया कि मैं राइस यानी कि चावल का उत्पादन भी करना चाहता हूं, यानी कि गुड्स वी का प्रोडक्शन भी मैं करना चाहता हूं। करा, तो उसने राइस यानी कि चावल का उत्पादन करा, तो 100% सी बात है, अगर एक वस्तु का, क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन है, रीजन है सीमित संसाधन है, इस वजह से अगर उसे कोई भी एक वस्तु का ज्यादा उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आप और आपके सिस्टर को कुछ डिमांड होती है, आप अपनी सिस्टर के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं और आपके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी सिस्टर आपसे ये कहती है कि मुझे भी चॉकलेट चाहिए, लेकिन आपके पास तो 10 रुपए है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, आप उस आइसक्रीम को वापस करेंगे, बदले में चॉकलेट लेंगे। तो यानी कि आपको एक वस्तु प्राप्त करने के लिए, यानी कि चॉकलेट प्राप्त करने के लिए आइसक्रीम, दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ा। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, 9-1 का संयोग आया, वही 4 महीने 8 महीने फिर से खेत से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल उसने क्या किया, फिर उसने सोचा कि भाई गेहूं चावल का और उत्पादन बढ़ाऊंगा मैं, चावल में अच्छा प्रॉफिट है, ठीक अच्छी बात है, उसने चावल का और उत्पादन बढ़ा दिया, गेहूं का उत्पादन घटा। फिर वही प्रोसीजर, 8 महीने खेत से कोई लेना देना नहीं, अगले लेवल पर पहुंचा, चावल का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं का उत्पादन घट गया, लेकिन और लास्ट लेवल पर पहुंचा तो चावल का उत्पादन और बढ़ा, गेहूं का उत्पादन 0 हो गया। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी हो, तो यहाँ तो 10 और यहाँ 4 हो गया, घटता जा रहा है, जिसका कारण ये है कि उसने जो वो 8 महीने का पीरियड उस खेत को नहीं दिया था। जैसे एक बाइक सर्विस मांगती है टाइम टू टाइम, आपकी स्कूटी सर्विस मांगती है, कार सर्विस मांगती है, यानी कोई भी इक्विपमेंट, आपका घर है, आपका खुद का कमरा है, आपकी बुक्स है, या कोई भी चीज है, आपके कपड़े हैं, जब तक आप उसका केयर नहीं करोगे, आपके कपड़ों का भी, तब तक वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो उनका इंटेंशन है, आज हम नए कपड़े, अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, हम अच्छे लगे, इस वजह से। अगर हम कपड़ों पर रेगुलरली धोएंगे नहीं, उनको प्रेस नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि हमें वो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, यानी कि कपड़ों में हम भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन माइक्रो में तो एक बात आ जाती है, फिर वही बात, सेटेलिस पारिबस, अन्य बातें समान रहे। यहाँ पर उत्पादन बढ़ा रहा है, उत्पादन बढ़ा रहा है, तो बाकी सभी फैक्टर्स को एज इट इज रख,
ना तो पेस्टिसाइड डाल ना फर्टिलाइजर डाल, कोई मतलब नहीं है, 8 महीने जैसा था वैसा का वैसा छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए, तो ऐसे ध्यान में रखते हुए उसने क्या देखा, चावल का उत्पादन बढ़ा लेकिन गेहूं का उत्पादन अत्यधिक तेजी से घट गया है। अगर इसको इस कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पेपर पर शो करें तो कुछ ऐसा कर्व बनता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कर्व इस तरीके से जाता है। एक तरफ तो हमें वस्तु एक पहली वाली और दूसरी तरफ वस्तु दूसरी वाली ले लेनी, गुड्स से और गुड्स भी हमें लेनी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, कर्व इस तरीके से बनेगा। अब देख लेते हैं बेटा हम इसके फीचर्स यानी कि विशेषताएं। फीचर्स या विशेषता देखने से पहले हम इसकी तरफ जाएंगे कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों हुए हैं, यानी कि प्रॉपर वे में भी तो हो सकता था कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस वे में भी कर लेते। इस वे में इस वजह से नहीं हुआ कि यहाँ पर एक फैक्टर काम करने लगा, वो उसको कहेंगे ये सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या होती है पहले तो इसको समझ लेते हैं, और ये यहाँ पर ऐसी क्यों अप्लाई हुई उसका रीजन भी देख लेते हैं। तो सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर गुड्स बी की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। फिर से बात करें इसी डेफिनेशन को, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई -2, उसको बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कमोडिटी फॉर गेनिंग एन एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त लेनी है तो दूसरी की कितनी छोड़नी पड़ी, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर ये -3 हो गई, फिर +1 करने के लिए -4 करना पड़ा, देख रहे हैं आप बढ़ रही है, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कमोडिटी फॉर गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर वन, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। चलो बेटा आगे बात बढ़ाते हैं। सीमांत अवसर लागत में एक निकल कर आ रहा है, अगर सीमांत शब्द नहीं होता, केवल वह पूछता कि अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछते ही इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। वो मतलब क्या है कि किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरा छोड़ा गया सर्वोत्तम लाभ, उसे ही हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। फॉर एग्जांपल, एक मजदूर है, वो डेली मजदूरी करके 500 रुपए प्रतिदिन अर्न करता है, 500 रुपीज उसे मिलते हैं। मंडी में वह काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपए उसको अपने सेठ से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे सेठ ने उसे ऑफर दिया कि मेरे यहाँ पर काम कर ले, क्योंकि ये आदमी जो था बहुत ही अच्छा मेहनती ईमानदार व्यक्ति था, तो इससे ऑफर दिया गया कि बेटा तू मेरे यहाँ पर काम कर ले, 500 की जगह मैं तेरे को 550 रुपए दूंगा। लेकिन ये ईमानदार है और लॉयल है, तो ऐसे सिचुएशन में इसने क्या कहा कि अपने पुराने सेठ को, जहां पर ये सालों से काम कर रहा था, उसको इसने नहीं छोड़ा। इसने कहा मैं वही काम करूंगा, यानी कि इसमें हमें क्या देखना है, इस व्यक्ति ने, जो ये मजदूर है, जो भी इसका नाम है, इसने अपने 500 रुपए प्राप्त करने के लिए अगला सबसे अच्छा ऑप्शन इसके पास क्या था, 550 रुपए छोड़ दिए। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरे छोड़े गए सर्वोत्तम लाभ, यानी सबसे अच्छा ऑप्शन सेकंड वन कौन सा था, दूसरा वाला सबसे
अच्छा ऑप्शन कौन सा था, वही हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत है। कोई एम्प्लॉय है, उसे 10,000 और 12,000 के ऑप्शन को चूज करना है। कोई इन्वेस्टमेंट है, उसे 7% और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में चूज करना है। तो जो भी बेस्ट मिलता है, सबसे अच्छा, मान लो उसने 8% वाला चूज किया, 7% वाला छोड़ा, तो सबसे अच्छा 7% था, उसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, अगला सबसे अच्छा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, अगला सबसे अच्छा क्या ऑप्शन है जो उसने छोड़ा है इस प्रेजेंट वाले को एक्सेप्ट करने के लिए, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं की ओर, फीचर्स की तरफ। देखिए बेटा, फीचर्स कौन कौन से होते हैं उत्पादन संभावना वक्र की। उत्पादन संभावना वक्र की 5 विशेषताएं हैं, जिनमें 3 मुख्य विशेषताएं हैं, 2 अल्टरनेटिव विशेषताएं होती है। पहली तो आपको समझ में आ रही होगी बेटा, इसकी जो ढलान है, स्लोप जो है, वो नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली है। ठीक है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप होती है। उत्पादन संभावना वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है। द स्लोप ऑफ पीपीसी इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्यों होती है डाउनवर्ड्स? तो उसका एक लॉजिकल और सिंपल सा रीजन है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको चॉकलेट और आइसक्रीम के एग्जांपल के थ्रू समझाया था। उसका रीजन है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि यहाँ पर इस एंटरप्रेन्योर के पास, इस फार्मर के पास, जो भी आपने अपने दिमाग में एग्जांपल सेट किया है, उस व्यक्ति के पास संसाधन सीमित हैं, और सीमित संसाधन होने के कारण यदि उसे किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई लेनी है, तो दूसरी वस्तु, दूसरी वाली जो उसके पास प्रेजेंट में है, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज को उसे छोड़ना पड़ेगा। किसी एक को लेने के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस कंपलसरी है। इस वजह से इसकी जो स्लोप यानी कि ढलान होती है, वो ऋणात्मक होती है। दूसरी विशेषता देखते हैं, ये मूल बिंदु से उत्तल लेंस होता है, तो मूल बिंदु से उत्तल होती है, यानी कि कॉनकेव टू ओरिजिन देखने को मिलती है, मूल बिंदु से उत्तल होती है। ये आप शेप देख रहे हैं, उत्तल शेप होती है। उसका रीजन सुन लीजिए। मूल बिंदु से उत्तल होने का कारण क्या है? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो तालिका बनी थी, उस तालिका में ये था, जो सैक्रिफाइस कर रहे थे, पहले -1 हो रहा था, फिर -2 हो रहा था, फिर -3 हो रहा था, फिर -4 हो रहा था। सैक्रिफाइस करने को क्या बोलते हैं? सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो -1, -2, -3, -4 क्या है? ये है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी वस्तु की, यानी गुड्स बी की, वस्तु बी की, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, हर बार को एक अतिरिक्त इकाई ले रहा था, कर लेने के लिए दूसरी वस्तु की, यानी गुड्स ए की जितनी भी इकाइयों का सैक्रिफाइस किया जा रहा है, यानी -1, -2, -3, -4, जितनी भी इकाइयों का सैक्रिफाइस किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। और ये सीमांत अवसर लागत कैसी है? -1, -2, -3, -4, ये है वर्धमान, यानी हर बार पहले की अपेक्षा ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है। प्रीवियसली कम कर रहा था, -1 कम, फिर -2 ज्यादा सैक्रिफाइस, फिर 3 सैक्रिफाइस, फिर 4 सैक्रिफाइस, 5, 6, 7, इस तरीके से वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग। वर्धमान सीमांत अवसर लागत होती है। सीमांत अवसर लागत तो केवल क्या है? सैक्रिफाइस करना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है, उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। लेकिन वो वहां पर उस तालिका में कैसी थी? वर्धमान थी। हर बार, हर स्टेप के बाद वो बढ़ रही थी। तो इसी वर्धमान होने के कारण इसकी जो पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र की आकृति है, वो मूल बिंदु से उत्तल होती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्धमान सीमांत अवसर लागत क्यों होती है, ह्रासमान क्यों नहीं होती, या फिर कांस्टेंट क्यों नहीं होती, स्थिर क्यों नहीं होती?
उसका भी रीजन आप देंगे। उसका रीजन है ये सेटेरिस पारिबस, अन्य बातें समान रहने पर। जब हम अन्य बातें समान रखते हैं, जैसे कि उस किसान का एग्जांपल ले लेते, खेत का एग्जांपल ले लेते, धीरे धीरे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उस खेत की जो उपजाऊपन है, जो उत्पादकता है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हम उसकी केयर नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास बाइक है, तो मैं उस बाइक को अगर रेगुलरली सर्विस नहीं कराऊंगा, उसमें जो भी टूट फूट होगी उसकी मरम्मत नहीं कराऊंगा, तो जहां उसको 10 साल चलना चाहिए था वो 5 साल ही चलेगी। उसका जो लाइफ टाइम, लाइफ ड्यूरेशन है, वो खत्म हो जाएगा, शायद और भी कम हो सकती है। यानी चीजों की केयर करना, ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारे सामने होगा। तो इसी वजह से वर्तमान सीमांत अवसर लागत देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता थी उत्पादन संभावना वक्र की आकृति डाउनवर्ड यानी कि ऋणात्मक होती है, और ये मूल बिंदु से उत्तल होता है, कॉन्केव टू ऑरिजिन। तीसरा है उत्पादन संभावना वक्र जो है संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बताता है। इट शोज मैक्सिमम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों बताता है? सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक स्टूडेंट का। कोई आदमी सोचेगा, विवेक से, समझदारी से भी सोचेगा, तो वो अपना बेस्ट सोचता है। जो भी अपनी मेंटालिटी में फिट करता है, वो बेस्ट, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो अपना सबसे बेस्ट चूज करता है। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और मेरे लिए मैं 80% का स्टूडेंट हूं, तो मैं 82% सोचूंगा, यार मैं 82% बनाऊंगा। मैं 90 या वो 100 नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा 82%। मैं मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग उसके हेरफेर में लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करूंगा। एंटरप्रेन्योर है, वो भी अगर ख्याली पुलाव कल्पनाएं बना रहा है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहा है, वो भी अपना सबसे अच्छा, खेती करने वाला किसान भी अपना सबसे अच्छा सोचता है। तो पीपीसी भी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से यह जो वक्र है, ये भी संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दर्शाता है। और चौथा और पांचवा फीचर केवल इतना सा है कि ये टू गुड्स के, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताता है। केवल वस्तु ए, वस्तु बी, जो भी दो प्रकार की वस्तुएं आ सकती हैं इस पे। और ये जो वक्र बनेगा पीपीसी, ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगा नहीं, ठीक है? ये कभी भी इसको काटकर ऋणात्मक नहीं जाता है, ठीक है बेटा? आज हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। एक बार हम जो भी आज पढ़े हैं उसको क्विकली 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा सबसे पहले उत्पादन संभावना सेट, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है, उसे हम उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। इंग्लिश में all combinations of two goods which an economy can produce by using their limited resources and technology, it is known as production possibility set. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का उत्पादन संभावना वक्र यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। It is a curve which shows all combinations of two goods which an economy can produce by using their limited resources and technology. एक बार सेटेरिस पारिबस क्या होता है? सेटेरिस पारिबस होता है अन्य बातें समान रहें। ये एक मान्यता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो अभी कल हम जो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में, और डिटेल में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। अगला हमने देखा था कि ये अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत का क्या कॉन्सेप्ट है। अवसर लागत केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट,
अगला सर्वोत्तम लाभ, किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरा छोड़ा गया सर्वोत्तम लाभ ही अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर वो व्यक्ति 500 रुपए को प्राप्त करने के लिए अगला ऑप्शन जो उसके पास सबसे बेस्ट था 550 उसने छोड़ दिया, तो 550 उसके लिए अवसर लागत हो गया। सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है, 1 2 3 4 5 जितना भी त्याग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कमोडिटी फॉर गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर वन। चलिए, इसके बाद हमने देखा था उत्पादन संभावना वक्र के फीचर्स। पहला फीचर यानी विशेषता थी कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है, द स्लोप ऑफ पीपीसी इज डाउनवर्ड्स। दूसरी बात हमने देखी थी कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से उत्तल होता है, द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू ऑरिजिन। नेक्स्ट है थर्ड वन, उत्पादन संभावना वक्र जो है संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को दर्शाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows best utilization of resources, और यह केवल दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, और यह वक्र उत्पादन संभावना वक्र कभी भी x अक्ष और y अक्ष को काटता नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके अंदर हम लोग बुक का यूज करेंगे, क्योंकि बुक में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अब हमें पढ़नी है। लगभग कल की क्लास के बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जिसका वेटेज 4 मार्क्स मैंने आपको बताया था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आप अपनी बुक्स को तैयार रखें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मेरे पास उसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उस बुक के साथ तैयार रहें, कल आपको बुक के थ्रू स्टडी करनी है। और इन सभी चीजों में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।